शिखर बड़े आराम से शिका को सहारा देकर बेड पर थोड़ा सा सीधा बैठा देता है। उसके हर मूवमेंट में एक अजीब सी सावधानी थी, जैसे जरा सी लापरवाही भी उसे तकलीफ पहुंचा सकती हो। फिर उसने बेड के पास रखे बाउल की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही शिका की नजर उस बाउल पर पड़ी, उसने देखा कि उसमें सूप था। अगले ही पल उसका पूरा चेहरा उतर गया। उसने बच्चों की तरह होठ सिकोड़ लिए और हल्का सा मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगी, मानो साफ कह रही हो कि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये देखकर शिखर के होठों पर अपने आप एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अब शिखा के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क भी नहीं लगा था, इसीलिए उसकी हर छोटी बड़ी एक्सप्रेशन साफ दिखाई दे रही थी। शिखर ने बिना कुछ कहे स्पून में थोड़ा सा सूप भरा और उसे इशिका के होठों के सामने ले आया। इशिका ने जिद्दी बच्चे की तरह गर्दन पीछे कर ली और सूप पीने से साफ मना कर दिया। कुछ पल तक शिखर बस उसे उसी मुस्कान के साथ देखता रहा। फिर अचानक उसने वही स्पून अपने मुंह में डाल दिया। इशिका हैरानी से उसे देखने लगी। उसकी भौहें सिकुड़ गई थी और बिना समझे उसने धीरे धीरे अपना खुद का मुंह खोल लिया था, जैसे ही उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि शिखर आखिर करने क्या वाला है। अगले ही पल सब कुछ इतना अचानक हुआ कि इशिका को संभलने का मौका तक नहीं मिला। शिखर ने बड़े आराम से अपना एक हाथ उसके गले के पीछे रखा, उसकी गर्दन को हल्का सा सहारा दिया ताकि वो पीछे न हट सके। इशिका की धड़कन एक पल के लिए जैसे थम सी गई थी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही शिखर बिना किसी वार्निंग के उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और अपने मुंह में रखा हुआ सूप धीरे से उसे पिला देता है। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया था। सिर्फ दोनों की हल्की हल्की सांसों की आवाज उस खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही शिखर पीछे हटता है, इशिका का चेहरा तुरंत बन जाता है। उसकी आंखें हैरानी से पूरी की पूरी फैल जाती हैं और वो बिना पलक झपकाए बस शिखर को ही देखती रहती है, मानो अभी भी उसे यकीन ना हुआ हो कि अभी अभी हुआ क्या है उसके साथ में। दूसरी तरफ शिखर बिल्कुल शांत होकर वापस अपनी जगह बैठ जाता है। उसके चेहरे पर शरारती संतोष साफ झलक रहा था। उसने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, है तो क्या तुम ऐसे खाना चाहोगी या फिर इस स्पून से? उसकी आवाज में छिपी शरारत सुनते ही इशिका की सारी अकड़ एक पल में गायब हो गई थी। उसने बिना एक सेकंड गवाए जल्दी जल्दी स्पून की तरफ इशारा कर दिया। उसकी घबराई हुई हरकत देखकर शिखर के चेहरे पर एक हल्की सी डबल स्माइल फैल गई थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि आखिर यही होने वाला है। इसके बाद शिखर बिना उसे और परेशान किए बड़े आराम से स्पून से सूप पिलाने लगा। इशिका भी इस बार बिल्कुल चुपचाप छोटे बच्चे की तरह उसकी हर बात मानते हुए पूरा सूप पी गई थी। कमरे में फिर से एक सुकून भरी खामोशी लौट आई थी। सूप खत्म होने के बाद शिखर ने बहुत संभल कर उसे दोबारा तकिए का सहारा देते हुए आराम से लेटा दिया। उसकी उंगलियां बड़े नर्म तरीके से उसके बालों को पीछे करती हुई उसके माथे तक पहुंची। फिर धीमी आवाज में वो उससे बोला, तुम सो जाओ, अभी मुझे कुछ काम है। मैं जल्द ही तुमसे फिर मिलने आऊंगा, माय बटरफ्लाई। इतना कहकर उसने बेहद प्यार से उसके माथे पर एक हल्का सा किस किया। उस स्पर्श में इतना अपनापन था कि इशिका की पलकों पर छाई थकान आखिर जीत गई थी। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान और सुकून उतर आया था। कुछ पल उसे वैसे ही देखते रहने के बाद शिखर तुरंत वार्ड से बाहर निकल गया। वार्ड पहले से ध्रुव, कुणाल और सायना खड़े उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही शिखर वार्ड से बाहर आया, उसके चेहरे के सारे भाव पल भर में बदल गए थे। जो आंखें कुछ देर पहले प्यार और नरमी से भरी हुई थी, उनमें अब सिर्फ ठंडापन और अंधेरा था। उसने वहां मौजूद किसी की तरफ देखा तक नहीं और बिना कुछ बोले सीधा वहां से आगे बढ़ गया। उसके जाते ही सामने से राध्या तेज कदमों से आती हुई सायना के पास पहुंची और धीरे से बोली, चल सायु, हम वार्ड में चलते हैं। सायना ने भी चुपचाप हामी भरी और दोनों कमरे के अंदर चली गई। उधर कुणाल बिना कुछ कहे शिखर के पीछे निकल गया, जबकि ध्रुव और सायना के साथ वार्ड में एंटर हुआ। अंदर पहुंचते ही तीनों की नजर इशिका पर पड़ी। वो बेफिक्री होकर गहरी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद सुकून साफ दिखाई दे रहा था। उसे इस हालत में देखकर तीनों के चेहरे पर भी राहत भरी मुस्कान आ गई थी और कमरे का माहौल कुछ पल के लिए पूरी तरह शांत और सुकून भरा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ शिखर और कुणाल हॉस्पिटल के मेन गेट से बाहर निकलते हैं। रात की ठंडी हवा उनके कपड़ों से टकरा रही थी, लेकिन दोनों के चेहरों पर ऐसा सन्नाटा था जिसमें किसी भी तरह की कोई भी नरमी की कोई जगह ही नहीं थी। कुछ कदम आगे बढ़ते ही दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। कुछ पल के लिए बिना कुछ बोले ही जैसे पूरी बातचीत हो गई थी। शिखर ने बस हल्का सा सिर झुकाकर इशारा किया, जिसे समझने में कुणाल को एक सेकंड भी नहीं लगा था। उसने गंभीर वॉइस में कहा, ठीक है, मैं उसे कल ही अपॉइंट कर लूंगा।
और सभी चीजें हमारे प्लान के हिसाब से ही होंगी। उसके शब्दों में पूरा यकीन था। इतना कहते ही उसका जबड़ा गुस्से से भिज गया था। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां इतनी जोर से कस ली कि उंगलियों की नसें उभर आई थी। उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दांत पीसते हुए वो धीमी लेकिन जहरीली आवाज में बोला, उसकी इतनी औकात कि उसने मेरी भाभी को हर्ट किया। इसका बदला तो वो चुका कर ही रहेगी। शेखर ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर पहली खामोशी ही बता रही थी कि जो होने वाला है अब तो वो तय ही हो चुका है। अगले ही पल वो बिना पीछे देखे गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। कुणाल भी आगे वाली पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गया। जैसे ही दोनों दरवाजे बंद हुए, पीछे खड़ी बाकी गाड़ियों के इंजन भी एक साथ गरज उठे थे और कुछ ही सेकंड में हॉस्पिटल के बाहर से गाड़ियों का पूरा काफिला रात के अंधेरे को चीरता हुआ निकल पड़ा था। ज्यादा समय नहीं बीता था कि सभी गाड़ियां आकर एक सुनसान सड़क पर रुक गई थी। चारों तरफ दूर दूर तक एक सिर्फ घना जंगल ही फैला हुआ था। रात के ठीक 11 बज चुके थे। आसमान पर चांद बादलों के पीछे कहीं छुपा हुआ था, जिससे अंधेरा और भी ज्यादा गहरा लग रहा था। उस पूरी सड़क पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। रोशनी के नाम पर सिर्फ गाड़ियों की तेज हेडलाइट्स ही थी, जो सामने फैले जंगल को टुकड़ों में रोशनी कर रही थी। लेकिन वो रोशनी भी माहौल को सिक्योर नहीं बल्कि और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। हवा पेड़ों की सूखी डालियों से टकराकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। कहीं दूर किसी उल्लू की आवाज सुनाई देती तो अगले ही पल किसी जंगली जानवर की दहाड़ जिसे गूंज पूरे जंगल में फैल जाती। शेखर बिना एक पल रुके गाड़ी से उतरा और सीधे जंगल की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे कुणाल और उसके बाकी आदमी भी तेज कदमों से चलने लगे। कुछ ही देर में घने पेड़ों और झाड़ियों ने सबको अपने अंदर इस तरह निगल लिया कि सड़क पर उनकी मौजूदगी का कोई निशान तक नहीं बचा था। पीछे रह गई थी तो सिर्फ खड़ी हुई कुछ गाड़ियां, जिनकी जलती हुई हेडलाइट वीरान सड़क पर लंबी लंबी परछाइयां बना रही थी, और जंगल के अंदर से आती मिस्टीरियस आवाजें जो उस रात को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी। जंगल के काफी अंदर पेड़ों के बीच एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी बनी हुई थी। उसके आसपास भी कुछ गाड़ियां खड़ी थी, जिनके इंजन अब बंद हो चुके थे। झोपड़ी के अंदर से लगातार किसी के दर्द भरे चीखने और कराहने की आवाजें बाहर तक साफ सुनाई दे रही थी। अंदर का नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। कुछ गार्ड्स मिलकर एक आदमी को बेरहमी से पीट रहे थे। हर मुक्के और हर लात के साथ उसकी दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसकी उम्र लगभग 30 के या 40 के करीब लग रही थी। सांवला रंग, थोड़ा निकला हुआ पेट, बिखरे हुए बाल और दर्द से तड़पता हुआ उसका शरीर साफ बता रहा था कि उसे काफी देर से लगातार मारा जा रहा था। उसी कमरे के एक कोने में एक आदमी अपनी पीठ उनकी तरफ किए बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी उंगलियों के बीच सिगरेट जल रही थी। वो बिना किसी जल्दबाजी के धीरे धीरे कस ले रहा था। सिगरेट का धुआं कमरे की पीली रोशनी में ऊपर उठता हुआ पूरे माहौल को और भी ज्यादा भारी बना रहा था। तभी उस आदमी को पीट रहे गार्ड्स पीछे हटे और रिस्पेक्ट से सिर झुकाकर बोले, बॉस, इट्स कंप्लीटेड। उनकी आवाज सुनते ही वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। उनकी आंखों में ठंडी क्रूरता थी कि सामने खड़े लोग भी अनजाने में सहम गए थे। उसने बेहद खतरनाक और भारी आवाज में कहा, मुझे पता है, तूने जिसकी कार ठोकी थी वो जय सूर्यवंशी की बहन थी। इतना सुनते ही जमीन पर गिरा वो आदमी बुरी तरह घबरा गया था। दर्द से कांपते हुए उसने किसी तरह अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी सांस तेज चल रही थी, आंखों में साफ मौत का डर दिखाई दे रहा था। कांपती हुई आवाज में वो बोला, माफ कर दो जय बाबा, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। उसकी आवाज में डर इतना साफ था कि हर शब्द उसके गले में अटक अटक कर बाहर निकल रहा था। तभी झोपड़ी के अंदर फैली उस डरावनी खामोशी को चीरती हुई भारी और खतरनाक आवाज गूंजी, तो तुझे क्या पता था? बस इतना सुनते ही वहां मौजूद हर आदमी की सांस जैसे एक पल के लिए थम सी जाती है। अगले ही पल झोपड़ी का दरवाजा धीरे से खुलता है और अंदर एक लंबा मस्कुलर बॉडी वाला इंसान एंटर होता है। उसके कदमों की धीमी लेकिन ठोस आहट पूरे कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि शेखर था। उसके पीछे कुणाल भी अंदर आया। कुणाल की आंखें गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसकी नजर जैसे आदमी को वही जिंदा निकल जाना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ शेखर बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से का नामो निशान तक नहीं था। न कोई जल्दबाजी, न कोई चीख, न कोई बेचैनी।
उसकी आंखें असामान्य रूप से शांत थी, इतनी शांत कि उन्हें देखकर कोई भी नहीं समझ सकता था कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा। लेकिन उसकी यही खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी हुआ करती थी। उसके शरीर से निकलता हुआ खतरनाक ऑरा पूरे कमरे में ऐसा हावी था कि वहां मौजूद कोई भी आदमी उसकी तरफ नजर उठाकर देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। जो भी उसकी तरफ देखला अगले ही पल डर कर अपनी आंखें नीचे कर लेता। इसी बीच बाहर से कुछ गार्ड्स भारी कदमों के साथ अंदर आते दिखाई दिए। उनके साथ एक बड़ा सा जंगली शेर था, जिसे लोहे के मजबूत पिंजरे में बंद करके लाया गया था। शेर का बड़ा शरीर, सुनहरे बाल और उसकी चमकती हुई आंखें किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े करने के लिए ही काफी थी। वो बीच बीच में इतनी जोर से गुर्राता था कि पूरी झोपड़ी की दीवारें तक कांपती हुई महसूस होती थी। उसकी दहाड़ सुनकर कई गार्ड्स भी अनजाने में एक कदम पीछे हट गए थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि न शेखर के चेहरे पर कोई बदलाव आया था और न ही कुणाल की आंखों में डर की एक झलक तक दिखाई दी थी। दोनों ऐसे खड़े थे जैसे उनके सामने कोई जंगली शिकारी नहीं, बल्कि एक साधारण सा जानवर लाया गया हो। कुछ पल बाद शेखर ने बिना कुछ बोले बस हल्का सा इशारा किया। उसके इशारे के साथ ही गार्ड्स उस बुरी तरह पिटे हुए आदमी को घसीटते हुए झोपड़ी से बाहर ले आए। उसकी हालत पहले से ही इतनी ज्यादा खराब थी कि वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। शरीर दर्द से कांप रहा था, कपड़े मिट्टी और खोल से सने हुए थे और सांसें बुरी तरह फूल रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े उस बड़े से शेर पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया था। उसके पैर जैसे वहीं जम से गए थे। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगा था और लाख कोशिश करने के बावजूद वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। तभी कुणाल ने कुछ कहे बिना ही अपनी उंगलियों से हल्का सा इशारा किया। उसके इशारे को समझते ही गार्ड्स ने घबराते हुए पिंजरे को अनलॉक करना शुरू कर दिया। उनके हाथ तक हल्के हल्के कांप रहे थे। जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खुला, वहां मौजूद हर आदमी की धड़कन तेज हो गई थी। लेकिन जो अगला नजारा सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया था। शेर बिल्कुल शांत बैठा था। उसने किसी पर हमला नहीं किया। वो बेहद आराम से अपनी भारी कदमों के साथ चलता हुआ सीधा शेखर की तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ जमीन हल्की हल्की कांपती हुई महसूस हो रही थी। लेकिन शेखर अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला, बल्कि जैसे ही शेर उसके बिल्कुल सामने आकर रुका, शेखर बड़े सुकून से अपने घुटनों पर बैठ गया। अगले ही पल वो बड़े शेर अपना सिर झुकाकर उसके बेहद करीब आया और बड़े अपनापन से उसके गाल को चाटने लगा। वो नजारा देखकर वहां मौजूद सभी गार्ड्स की आंखें हैरानी से फैल गई थी। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वही जंगली शेर जो कुछ देर पहले इतनी खतरनाक गुर्राहट कर रहा था कि उसके पास जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी, अब उनके बॉस के सामने पूरी तरह शांत खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर का सारा जंगलीपन शेखर की मौजूदगी के आगे खुद ब खुद झुक गया हो। शेखर कुछ पल तक शांत खड़ा उस बड़े शेर की आंखों में देखता रहा। उसके चेहरे पर अभी भी कोई भी भाव नहीं था, जैसे उसके अंदर चल रहा हर फैसला पहले से ही तय हो गया हो। फिर उसने बिना एक शब्द बोले अपनी उंगलियों से बहुत हल्का सा इशारा किया। बस वही एक इशारा ही काफी था। शेर ने तुरंत अपना सिर उसकी तरफ से हटाया और धीरे धीरे मुड़कर उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। ये नजारा देखते ही जय और कुणाल के होठों पर एक गहरी डबल स्माइल फैल गई थी। दोनों की आंखें हमेशा से ही साफ दिखाई दे रहा था उनमें कि अब जो होने वाला है वो उसी का अंजाम है जिसका वो हकदार था। दूसरी तरफ वहां खड़े सभी गार्ड्स भी बिना देर किए पीछे हटने लगे। कोई भी उस शेर के रास्ते में खड़े रहने की हिम्मत तक नहीं कर पाया। उधर जमीन पर गिरा हुआ वो आदमी जैसे जैसे शेर को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था, उसकी आंखों में खौफ बढ़ता ही जा रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने घबरा कर चीखने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसके गले से ठीक से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। किसी तरह उसने अपने दोनों हाथों का सहारा लेकर वो पीछे सरकने लगा, मानो कुछ इंच की दूरी भी उसे मौत से बचा सकती हो। लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार थी। शेर लगातार उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। दूसरी तरफ शेखर, जय और कुणाल ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, जैसे उनके लिए उस आदमी की किस्मत उसी पल तय हो चुकी थी। तीनों अपने गार्ड्स के साथ शांत कदमों से वहां से बाहर निकल गए। वो लोग अभी झोपड़ी से कुछ ही दूर पहुंचे थे कि पीछे से अचानक दिल दहला देने वाली चीखें पूरी जंगल में गूंज उठी थी।
वो चीखें इतनी दर्दनाक थी कि रात का सन्नाटा तक कांप उठा था। आसपास बैठे पक्षी घबरा कर उड़ गए थे और दूर जंगल में जानवरों की बेचैन आवाजें भी सुनाई दे रही थी। लेकिन उन चीखों का शेखर, जय और कुणाल पर जरा सा भी असर नहीं हुआ था। तीनों बिना रुके उसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे। उनके लिए ये सब कोई नई बात नहीं थी। खासकर इटली में मौजूद गार्ड्स के लिए तो ऐसे नज़ारे लगभग रोजमर्रा का हिस्सा बन चुके थे। उनके चेहरों पर न डर था, न बेचैनी और न ही किसी तरह की हैरानी। लेकिन इस बार उनके साथ इंडिया से आए कुछ गार्ड्स भी मौजूद थे जो अभी तक शेखर की असली दुनिया से पूरी तरह परिचित नहीं थे। पीछे से आती हर चीख उनके दिलों की धड़कन को और भी ज्यादा तेज कर देती थी। कई गार्ड्स ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां बेच ली थी तो कुछ के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उनकी रूह तक कांप उठी थी। उन्हें पहली बार एहसास हो रहा था कि बाहर से जितना शांत दिखने वाला उनका बॉस है, उसके फैसले उतने ही ज्यादा खतरनाक और बेरहम हो सकते हैं। लेकिन शेखर, जय और कुणाल ने उन चीखों की तरफ एक बार भी ध्यान नहीं दिया और सीधे जंगल से बाहर निकलकर गाड़ियों की तरफ बढ़ गए। वेल गाइस, कल जो मैंने वॉइस ओवर करा था वो इमोशनल वाला पार्ट, आई थिंक उसका असर अभी भी मेरे गले पर है, क्योंकि आज भी मेरे को वॉइस ओवर करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आई डोंट नो यार, कि कल तो चलो ठीक था कि कल मैं कर रही थी तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। आज मुझे नहीं पता कि क्यों हो रही है, बट मैंने अभी इतना वॉइस ओवर करा है एंड सडनली मेरे गले का पेन शुरू हो चुका है। बट कोशिश करूंगी कि जितना हो सके आज भी उतना कर लूं। बाकी मैं कल की गारंटी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा थोड़ा ही करके कर रही हूँ, फिर भी मेरे गले में पेन स्टार्ट हो जा रहा है। तो पता नहीं कब तक ये रहेगा। बाकी कहानी में आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बकवास ना करते हुए। कुछ ही देर बाद तीनों अपनी गाड़ियों में बैठ चुके थे। इंजन स्टार्ट होते ही गाड़ी धीरे धीरे उस सुनसान जगह को पीछे छोड़ती हुई अंधेरी सड़क पर दौड़ने लगी। गाड़ी के अंदर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर से फ्लैशलाइट की रोशनी सड़कों को चीरती हुए आगे बढ़ रही थी, जबकि अंदर हर कोई अपने अपने ख्यालों में खोया हुआ था। जय के मन में इस वक्त अनगिनत सवाल घूम रहे थे। वो जानना चाहता था कि आखिर शेखर उससे क्या छुपा रहा है, ये सब क्यों हो रहा है और इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। लेकिन उसने अभी तक अपना मुंह भी नहीं खोला था। वो शेखर की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। तभी उस खामोशी को शेखर की शांत लेकिन गहरी आवाज ने तोड़ दिया। बिना उसकी तरफ देखे वो बोला, मुझे पता है तू मुझसे क्या पूछना चाहता है, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। वक्त आने पर सारी सच्चाई तेरे सामने होगी। उसकी आवाज में वही अजीब सी ठंडक और यकीन था जिसने जय को एक पल के लिए भी हैरान नहीं किया था। उसने बस हल्के से अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे इन सब चीजों की आदत थी। वो शेखर को बहुत अच्छे से जानता था। उसे मालूम था कि अगर शेखर कोई कदम उठा रहा है, अगर वो किसी बात को अभी छिपा रहा है, तो उसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। इसीलिए उसने कोई सवाल नहीं किया। गाड़ी के अंदर फिर से वही गहरी खामोशी लौट आई थी और तीनों बिना कुछ बोले अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ जय के मेंशन में रात के पूरे 2 बज चुके थे। पूरे घर में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। लंबे और थकाने वाले दिन के बाद ज्यादातर लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। श्रेया भी सारी भागदौड़ के बाद आखिरकार सो चुकी थी। जैसे ही मिताली आंटी को ये खबर मिली कि इशिका अब सेफ है और उसकी जान को फिलहाल कोई भी खतरा नहीं है, उन्होंने राहत की सांस, एक लंबी सी सांस ली, क्योंकि उन्हें जल्द ही वापस अमेरिका निकलना था। इसीलिए उन्होंने आगे की सभी रस्में समय पर पूरी करने का फैसला किया था। आज कैरी और ब्रंक की फर्स्ट नाइट थी और उसकी सारी तैयारियों में श्रेया ने मिताली आंटी का भरपूर साथ दिया था। पूरे दिन वो बिना रुके इधर से उधर भागती रही थी। हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखती थी वो। शायद इसी वजह से अब थकान ने उसे पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया था। लेकिन जहाँ पूरे मेंशन में सुकून और खामोशी थी, वही उसी घर का एक कमरा ऐसा भी था जहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। बस एक कोने में रखे छोटे से लैंप की हल्की पीली रोशनी कमरे में अजीब सी परछाइयां बना रही थी। उस रोशनी के बीच एक कुर्सी पर कोई औरत बिल्कुल सीधी बैठी हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि सुषमा जी थी। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में बेचैनी और झुंझलाहट लगातार बढ़ती जा रही थी। उनके एक हाथ में मोबाइल था जिसकी स्क्रीन पर वो किसी नंबर को घूर रही थी, जबकि दूसरे हाथ में आराम से पान चबा रही थी वो। कुछ सेकंड बाद उन्होंने उसी नंबर पर कॉल लगा दी। जैसे ही सामने वाले ने फोन उठाया, उन्होंने बिना एक पल गवाए गुस्से से कहा, तुम लोगों को एक काम दिया था, वो भी तुम लोगों से ठीक से नहीं हुआ। अरे तुम लोग किसी काम के हो भी या फिर नहीं? उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। उधर से तुरंत एक औरत की घबराई हुई आवाज आई, अरे बहन जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं?
हमने तो आपके सारे काम कर दिए थे। लेकिन ये सुनते ही सुषमा जी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। उन्होंने लगभग चीखते हुए कहा, तो फिर वो लड़की कैसे बच गई? हाँ, आज वो मेरे सामने थी हॉस्पिटल में। कुछ पल के लिए दूसरी तरफ पूरी खामोशी छा गई थी। फिर हड़बड़ाई हुई आवाज सुनाई दी, लेकिन ये कैसे हो सकता है बहन जी? हमने तो बहुत पहले ही उसे ऊपर पहुंचा दिया था। इतना सुनते ही कमरे का माहौल और भी ज्यादा भारी हो गया। सुषमा जी की आंखें सिकुड़ गई। उनके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ अब शक भी साफ दिखाई देने लगा था। उधर दूसरी तरफ रात की खामोशी को चीरती हुई जय, कुणाल और शेखर की गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर धीरे से रुकती है। तीनों बिना समय गवाए गाड़ी से उतरते हैं। उनके कदम तेज थे, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। हॉस्पिटल के लंबे और सुनसान कॉरिडोर में सिर्फ उनकी आहट और दूर कहीं मशीनों की हल्की हल्की बीप की आवाजें सुनाई दे रही थी। सफेद रोशनी में नहाया पूरा हॉस्पिटल और भी ज्यादा शांत लग रहा था। तीनों सीधे इशिका के वार्ड की तरफ बढ़ते गए। कुछ ही देर बाद जब उन्होंने कमरे का दरवाजा धीरे से खोला तो अंदर का नजारा देखकर उनके कदम अपने आप धीमे पड़ गए थे। कमरे की लाइट हल्की कर दी गई थी। चारों तरफ शांति थी। एक तरफ ध्रुव और साइना एक दूसरे के बाहों में सुकून से सो रहे थे, तो दूसरे दोनों के चेहरे पर दिन भर के थकान के बावजूद एक अजीब सी राहत दिखाई दे रही थी, जैसे लंबे समय बाद उन्होंने चैन की नींद ली हो। दूसरी तरफ राधे सोफे पर बैठी बैठी ही सो गई थी। उसका सिर सोफे के किनारे से टिका हुआ था और नींद में उसके कुछ बाल चेहरे पर बिखर आए थे। उसे उस मासूम हालत में देखकर कुणाल के चेहरे पर अपने आप हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसकी आंखों की सारी शक्ति जैसे कुछ पल के लिए गायब सी हो गई थी। कुणाल बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे उसके पास गया। उसने बहुत संभल कर राध्या का सिर अपने सोफे के किनारे से हटाकर अपने कंधे पर टिका दिया ताकि उसे तकलीफ ना हो। अचानक सहारा मिलने पर राध्या ने नींद में हल्का सा कसमसाया। उसकी बाहें एक पल को सिकुड़ी, फिर आंखें खोले उसने अनजाने में कुणाल को और भी ज्यादा कस कर पकड़ लिया और दोबारा गहरी नींद में सो गई। ये छोटी सी हरकत देखकर कुणाल की मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। दूसरी तरफ शेखर ने उन दोनों की तरफ बस एक नजर डाली। उसके चेहरे पर हमेशा की तरफ कोई भी भाव नहीं था, न मुस्कान न हैरानी, बस वही शांत और ठंडी चेहरा था उसका। जबकि जय ये सब देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। उसे दोनों की मासूम हरकतें देखकर सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान अपने आप फीकी पड़ गई थी। उसकी और शेखर की नजर एक साथ कमरे के दूसरे कोने की तरफ पड़ी, जहाँ इशिका अपने बेड पर गहरी नींद में सो रही थी। दोनों की निगाहें उसी पर चिपक गई और कमरे का सारा माहौल एक पल के लिए फिर से गंभीर खामोशी में बदल गया था। इशिका गहरी नींद में थी, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी सुकून नहीं था। उसकी बाहें बुरी तरह सिकुड़ी हुई थी, माथे पर पसीने की महीन बूंदें उभर आई थी और उसका पूरा शरीर हल्का हल्का कांप रहा था, जैसे वो किसी बहुत डरावने सपने में फंसी हुई हो। उसके होठ लगातार कुछ बड़बड़ा रहे थे, मगर आवाज इतनी धीमी थी कि दूर से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी बेचैन सांसें कमरे की खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। उसे इस हालत में देखकर जय और शेखर दोनों के चेहरे का रंग बदल गया था। दोनों बिना एक पल गवाए तेजी से उसके बेड के पास पहुंचे। वो झुककर उसके बिल्कुल करीब आए और ध्यान से उसकी धीमी धीमी आवाज सुनने की कोशिश करने लगे। कुछ पल बाद आखिर उसके टूटे फूटे शब्द उनके कानों में पड़े। इशिका डरी हुई आवाज में बड़बड़ा रही थी, प्लीज प्लीज अंकल, मुझे मत छुओ, बहुत बहुत गंदा लग रहा है, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, मुझे हक्कू के पास जाना है, प्लीज अंकल, मेरा हक्कू आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, देखना। हर शब्द के साथ उसकी आवाज और भी ज्यादा कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस दर्दनाक पल को फिर से जी रही हो। उसकी बात सुनते ही जय और शेखर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों को बिना कुछ कहे ही समझ आ गया था कि इशिका को एक बार फिर पैनिक अटैक आ रहा है और उसका अतीत आज भी उसे उसी तरह डरा कर जगा देता है। अगले ही पल दोनों के चेहरों पर गहरा अंधेरा उतर आया था। उनकी आंखें गुस्से और दर्द से लाल हो चुकी थी। इशिका की हालत देखकर दोनों के अंदर का गुस्सा फिर से जिंदा हो गया था, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी उसे संभालना था। शेखर ने गहरी सांस लेकर खुद को किसी तरह शांत किया। फिर वो धीरे से बेड पर उसके पास लेट गया और बेहद सावधानी से उसका सिर अपने सीने पर रख लिया, जैसे उसे दुनिया की हर तकलीफ से छिपा लेना चाहता हो। उसने बहुत नर्म आवाज में उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, काम डाउन बटरफ्लाई, तुम्हारा हक्कू यही है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था जो किसी डरे हुए दिल को भी सुकून दे सके।
दूसरी तरफ जय ने तुरंत इशिका के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी। जय उन्हें धीरे धीरे सहलाने लगा और प्यार से बोला, काम डाउन माई डॉल, यही है हम, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कोई भी नहीं छू रहा है, देखो। इशिका की आंखें अभी भी बंद थी। उसकी नींद नहीं टूटी थी, लेकिन दोनों की आवाज जैसे उसके बेहोश मन तक पहुंच रही थी। धीरे धीरे उसकी तेज चलती सांसें नॉर्मल होने लगी थी। उसके कांपते हुए हाथ भी अब शांत पड़ने लगे थे। उसके चेहरे पर फैला डर धीरे धीरे कम होता गया और कमरे में फिर से सन्नाटा लौट गया था। जब यकीन हो गया कि इशिका पूरी तरह शांत हो चुकी है, तब जय और शेखर ने भी राहत की एक लंबी सांस ली। दोनों कुछ देर तक उसी के पास बैठे रहे। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। दोनों के मन में इस वक्त सिर्फ एक ही बात चल रही थी, उन्हें हर हाल में उस इंसान तक पहुंचना था जो इन सब के पीछे था, उस असली मास्टरमाइंड तक जिसने इशिका की जिंदगी को इस हालत तक पहुंचा दिया था। कब इस सोच के बीच दोनों की आंखें लग गई, उन्हें खुद भी नहीं पता चला था। सुबह सबसे पहले शेखर की नींद खुली। उसने हल्के से आंखें खोली, फिर सामने घड़ी पर नजर डाली। सुबह के ठीक 6 बज रहे थे। उसने बिना आवाज किए जय को धीरे से उठाया। दोनों सावधानी से बेड से उतरे, जबकि इशिका की नींद ना टूट सके, और सबसे पहले वॉशरूम चले गए। कुछ देर बाद जब दोनों वापस कमरे में आए तो देखा एक नर्स उनके लिए चाय और बिस्किट रख कर जा रही है। कब से उठते गर्म भाप पूरे कमरे में हल्की सी चाय की खुशबू फैल रही थी, लेकिन शेखर ने बस एक नजर ट्रे पर डाली। उसे बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए उसके चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। तभी सुबह सुबह जय का फोन बज उठा। स्क्रीन पर श्रेया का नाम चमक रहा था। उसने तुरंत कॉल रिसीव की, एक बार फिर इशिका की तरफ देखा और चुपचाप वार्ड से बाहर निकल गया, ताकि उसकी बातों से कमरे में सो रहे किसी की नींद न टूट सके। वार्ड के अंदर हल्की हल्की खटपट की आवाज गूंजने लगी थी। किसी के धीरे से चलने की आहट और दरवाजे के हल्के से खुलने बंद होने की आवाज ने कुणाल की नींद भी तोड़ दी थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और कुछ पल तक सामने का नजारा समझने की कोशिश करता रहा। फिर उसकी नजर अपने कंधे पर सिर रखकर सो रही राध्या पर गई। उसके चेहरे पर अभी भी नींद की मासूमियत साफ दिखाई दे रही थी। कुणाल के होठों पर सुबह सुबह हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने बहुत प्यार और सावधानी से उसके कंधे को हल्का सा हिलाया। राध्या उठो, उसने धीमी सी वॉइस में कहा। राध्या ने नींद में हल्का सा मुंह बनाया, आंखें मलते हुए धीरे धीरे उठकर बैठ गई। इधर कमरे में हलचल बढ़ने लगी थी। कुछ ही देर बाद ध्रुव और शायना की भी नींद खुल गई थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बिना कुछ बोले उठकर फ्रेश होने के लिए चले गए। धीरे धीरे पूरा वार्ड सुबह की हलचल से भर गया था। हर कोई अपनी अपनी थकान समेटते हुए नए दिन की शुरुआत करने लगा था। इसी बीच शेखर ने सभी को शांत लेकिन साफ आवाज में घर जाने के लिए कह दिया था। उसकी बात सुनते ही राध्या और सायना ने तुरंत मना कर दिया था। दोनों किसी भी हालत में इशिका को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उनके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी जय कमरे में अंदर आया। उसने एक एक करके सबकी तरफ देखा और फिर उसी शांत लहजे में कहा, तुम लोग घर चले जाओ, हम हैं यहाँ पे। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था कि कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं बची थी। उसने उन्हें याद दिलाया कि वो लोग पिछली रात से लगातार हॉस्पिटल में ही रुके हुए हैं और अब उन्हें आराम की जरूरत है। काफी देर तक समझाने और जोर देने के बाद आखिरकार राध्या और सायना मान गई थी। अब उनके सामने पूरी सच्चाई आ चुकी थी। उन्हें पता चल चुका था कि जय ही इशिका का असली भाई है, इसलिए उसके रहते उन्हें इशिका की सुरक्षा की चिंता पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रही थी। दोनों ने आखिरी बार इशिका को देखा, फिर चुपचाप बाकी सबके साथ वार्ड से बाहर निकल गई। उधर दूसरी तरफ सुबह की हल्की धूप अब धीरे धीरे जय के बड़े से मेंशन की बड़ी बड़ी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। पूरे हॉल में एक शांत सा माहौल था। सुषमा जी, श्रेया और मिताली जी सोफे पर बैठी किसी बात पर इंतजार करती हुई नजर आ रही थी। मिताली जी के चेहरे पर हल्की थकान तो थी, लेकिन अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। इसी बीच उन्हें अपने पति का फोन आया था। किसी जरूरी काम की वजह से उन्हें तुरंत वापस जाना पड़ा था, इसीलिए वो पहले ही निकल चुके थे। हॉल में कुछ पल के लिए खामोशी छाई रही थी। तभी ऊपर से आती कदमों की हल्की आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। अगले ही पल ब्रंक और कैरी के साथ में सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए दिखाई दिए। दोनों के चेहरे पर हल्की सी झिझक और शर्म साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो हॉल में पहुंचे, श्रेया ने मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज में पूछा, तो अब क्या प्लान है आप लोगों का? उसका सवाल सुनते ही कैरी और ब्रंक ने एक दूसरे की तरफ देखा।
दोनों के चेहरे पर शर्म से लाल पड़ गए थे। कोई भी तुरंत जवाब नहीं दे पाया। उनकी झिझक देखकर हॉल का माहौल कुछ पल के लिए हल्का और मुस्कुराहट भरा हो गया था। लेकिन तभी मेन गेट का दरवाजा खुला। कुणाल, ध्रुव और शायना और राध्या एक साथ अंदर आए। चारों के चेहरे पर रात भर की थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी। उन्हें देखते ही सुषमा जी लगभग तुरंत अपनी जगह से थोड़ा आगे झुक गई। उनके चेहरे पर चिंता का भाव लाते हुए उन्होंने जल्दी से पूछा, जय और इशिका कैसे हैं? कमरे में मौजूद बाकी सबकी नजरें भी उन चारों की तरफ टिक गई थी। कुछ पल के लिए हल्की सी खामोशी छाई रही। फिर ध्रुव ने बाकी तीनों की तरफ देखा और शांत आवाज में जवाब दिया, वो दोनों ही ठीक है। इतना सुनते ही हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर राहत की सांस आ गई थी। माहौल थोड़ा सा हल्का जरूर हो गया था, लेकिन कुछ चेहरों के पीछे अभी भी कहीं अनकहे राज और छिपे हुए इरादे खामोशी से सांस ले रहे थे। सो आशा करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आज मैंने अपने गले पे काफी ज्यादा प्रेशर दिया है, तब जाके इतना रिकॉर्ड कर पाई हूँ। कल की गारंटी मैं नहीं दे सकती हूँ एवरीवन, क्योंकि गला मेरा बहुत ज्यादा पेन कर रहा है। हालांकि कोशिश मैं करूंगी कि कल भी आपका चैप्टर कंटिन्यू ही रहे। बाकी अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो, एपिसोड पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, हाइप और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड बाय बाय।